हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2022 में ही रिलीज हुई साई-फाई हॉरर फिल्म फायर स्टार्टर का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं कीथ थॉमस। ये स्टीफन किंग की सेम नाम की नावल पर बेस्ड है और ये रीबूट है 1984 वाली फायर स्टार्टर का, जिसमें ड्रू बैरीमोर ने आग लगा दी थी। अब देखते हैं कि ये मूवी कैसी है और साथ ही मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताने वाला हूँ इस मूवी से रिलेटेड। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक मैरिड कपल एंडी और विकी को, जो कि अपनी छोटी सी बच्ची चार्ली के साथ काफी खुश हैं। लेकिन ये कोई आम बच्ची नहीं है, इसके पास कुछ पावर्स हैं जिसके जरिए ये कहीं भी आग लगा सकती है, जो कि उसने लगा भी दी अपने पालने में। लेकिन डैड ने सही टाइम पर आकर उसे बचा लिया। इस पावर को कहते हैं पायरोकिनेसिस और आपने देख लिया ये कितनी ज्यादा खतरनाक है इस बच्ची के लिए और साथ ही बाकियों के लिए भी, एटलीस्ट जब तक ये बड़ी नहीं हो जाती। अब सवाल ये है कि ये पावर इसे कैसे मिली। कुछ सालों पहले एक सीक्रेट सरकारी कंपनी ने इसके मॉम और डैड पर लॉट 6 नाम का एक केमिकल टेस्ट किया था, जिसके जरिए उन्हें कुछ पावर्स मिल गई थी और उन्हीं से ये पावर मिली है इसे। उन दोनों पर टेस्ट इसलिए हुआ था क्योंकि उनके पास पहले से ही कुछ साइकिक एबिलिटीज मौजूद थी। जैसे कि एंडी ने अपने पेरेंट्स को एक्सीडेंट में मरते देखा था, वो भी एक्सीडेंट से एक हफ्ते पहले ही। इन दोनों के ही माँ बाप नहीं थे, कुछ इसलिए भी इन्हें चुना गया। इनके अलावा और भी लोग थे, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट बुरी तरह बैकफायर कर गया था, इसलिए उसे बंद करना पड़ा और उस एक्सपेरिमेंट का इंचार्ज था डॉक्टर वॉनलेस। खैर, अब कई साल बीत चुके हैं और ये तीनों एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। चार्ली को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अभी वो अपनी पावर्स को नहीं समझती, ना ही काबू कर पाती है, इसलिए वो डरती है। एंडी एक लाइफ कोच है, वो भी सबसे बेस्ट। एक लेडी उसके पास आती है अपनी स्मोकिंग छुड़वाने के लिए, जो कि उसने पहले इस सेशन में छुड़वा दी उसके दिमाग को कंट्रोल करके। ये इसकी सुपर पावर है। ये लोगों के दिमाग को कंट्रोल करके उनसे कुछ भी करवा सकता है। ये उन्हें मैनिपुलेट करता है उनके दिमाग में घुसकर। उस लेडी के पास पूरी पेमेंट नहीं थी, इसलिए बाकी पेमेंट वो कर रही थी कार्ड से। लेकिन एंडी कैश के अलावा कुछ भी नहीं लेता और इसकी वजह आपको आगे पता चल जाएगी। उस लेडी के जाते उसकी आंखों से खून आ गया और वो इसलिए क्योंकि इसने पावर यूज की। ये एक तरह का ब्रेन हेमरेज है। जब भी ये पावर यूज करता है इसके दिमाग से खून निकलता है। जैसे कि अगर आप भागते हो तो आपकी बॉडी थक जाती है, वैसे ही अगर ये पावर यूज करेगा तो रिसोर्सेज तो खर्च होंगे ही, लेकिन इसे अपनी फैमिली का पेट भरना है। इधर स्कूल में एक लड़के ने चार्ली को छेड़ दिया, जिस वजह से वो गुस्सा हो गई। तभी रूम का टेम्परेचर काफी तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन उसने किसी तरह खुद को शांत कर लिया, क्योंकि अगर वो नहीं करती तो पूरी क्लास भुन जाती। घर आकर वो मॉम को सब कुछ बताते हुए कहती है कि क्या मैं अजीब हूँ। जवाब में मॉम कहती है कि नहीं, तुम स्पेशल हो, जो कि ये है भी। लेकिन चार्ली को ऐसा नहीं लगता। उसे लगता है कि वो फ्रीक है। उसे एक वाईफाई चाहिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, यहाँ तक कि इनके पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है। इसका रीजन गरीबी हो सकती है, लेकिन असली रीजन आप आगे समझोगे। रात में एंडी के घर आते ही दोनों में चार्ली को लेकर बहस छिड़ गई थी, क्योंकि मामला काफी सीरियस है। आज तो विकी ने चार्ली को समझा दिया, लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसकी पावर जोर दे रही है। अगर टाइम रहते उसे कंट्रोल नहीं किया तो काफी देर हो जाएगी। इसलिए विकी चाहती है कि चार्ली टाइम रहते उन्हें कंट्रोल करना सीख जाए, लेकिन एंडी इसके लिए तैयार नहीं। उसका कहना है कि जैसे वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करती आ रही है, वैसे ही आगे भी कर लेगी। अब आप कहोगे कि अपनी पावर्स का यूज करके अपनी बेटी का दिमाग भी तो कंट्रोल कर सकता है। अब कर तो सकता है, लेकिन अपनी बेटी के दिमाग के साथ छेड़छाड़ ये क्यों करेगा। आज नहीं तो कल वो खुद ही अपनी पावर्स को समझ जाएगी, ऐसा उसे लग रहा था। अगले दिन चार्ली स्कूल में खेल रही थी, तभी सेम लड़का फिर से उसे छेड़ देता है, लेकिन आज उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा। उसने बाथरूम में जाकर सारे टैप्स खोल दिए, साथ ही खुद को एक टॉयलेट में बंद कर दिया ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। उसके पीछे पीछे उसकी टीचर भी वहां पर आकर देखती है कि पूरा बाथरूम भाप से भरा हुआ था, क्योंकि वो सारा गुस्सा निकाल रही थी पानी पर। लेकिन ज्यादा देर तक वो संभाल नहीं पाती, इसलिए वहां एक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे टीचर पूरी तरह चेत हो गई। उसने चार्ली को देख लिया, इसलिए मामला प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंच गया और उन्हें लग रहा था कि चार्ली ने स्कूल में बम फोड़ा, इसलिए वो स्कूल में तो नहीं रह सकती। ये प्रिंसिपल की चिंता है, लेकिन एंडी की चिंता कुछ और है। सालों से छुपते आ रहे हैं उसी कंपनी से जिसने इन पर टेस्ट किया था, क्योंकि वो पकड़ना चाहते हैं चार्ली को। इसकी पावर्स का यूज करके वो एक आर्मी खड़ी कर सकते हैं जिसे हराया नहीं जा सकता, और अगर चार्ली उनके हाथ लग गई तो वो इस पर भी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, जो कि एंडी नहीं चाहता। यही रीजन है कि वो कैश पेमेंट लेता है, कार्ड नहीं। और इसी वजह से इनके घर में ना तो वाईफाई है, ना ही कोई स्मार्टफोन, ताकि वो इन्हें ट्रैक ना कर सकें। लेकिन इस ब्लास्ट के बाद तो इनका कवर ब्लो हो गया, इसलिए अब इन्हें जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा, नहीं तो ये पकड़े जाएंगे। विकी अब भी एंडी से झगड़ रही थी और उनका झगड़ा सुनकर चार्ली भी वहां पर आ गई। अब कोई पर्दा नहीं रहा, इसलिए एंडी ने उसे सब कुछ बता दिया और ये सब सुनकर चार्ली का दिमाग खराब हो गया। उसे लग रहा था कि उसी की वजह से ये सब हो रहा है, यानी वो स्पेशल नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है, जिसकी वजह से उसके मॉम डैड की जिंदगी खराब हो गई और साथ ही उसकी भी। विकी उसे समझा रही थी और एंडी उस पर बरस रहा था। तभी गुस्से में आकर उसने अपनी ही मॉम के हाथों में आग लगा दी, जिससे वो पूरी तरह झुलस जाती, लेकिन एंडी ने टाइम रहते उसे बचा लिया।
अब अपनी मॉम को जलाने के बाद वो पुलिस को फोन लगा देती है ताकि आज ये बचे ही ना। वो तो एंडी ने किसी तरह उसे समझाकर कॉल काट दिया। इधर हम देखते हैं उसी कंपनी की नई मैनेजर हॉलिस्टर को, जिसने एक रेनबर्ड नाम के आदमी को सुपारी दी है चार्ली को पकड़ने की। रेनबर्ड ये सब काम छोड़ चुका है, लेकिन आखिर में वो मान गया। उधर विकी की मरहम पट्टी करके एंडी उसे संभाल रहा था, तब वो कहते हैं कि चार्ली को कहीं बाहर ले जाओ, और उसकी बात मानते हुए एंडी उसे बाहर लेकर चला गया। चार्ली काफी अपसेट थी, उसे डर है कि उसकी मॉम उसे माफ करेगी या नहीं। या हम ये भी जान पाए कि विकी इसकी टारगेट नहीं थी, बल्कि इसका टारगेट था एंडी, लेकिन किस्मत से वो बच गया क्योंकि अपनी पावर्स को कंट्रोल ये नहीं कर सकती। विकी आराम से बैठी थी, तभी अचानक दरवाजे पर आ जाती है पुलिस, जो कि वहां आई है उस कॉल की वजह से जो चार्ली ने की थी। विकी ने किसी तरह उन्हें समझा बुझा कर वापस भेज दिया, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी नहीं थी। वापस आने पर उसे मिलता है रेनबर्ड, और यहाँ हम देख पाते हैं कि इसके पास भी कुछ पावर्स हैं, क्योंकि ये भी उस एक्सपेरिमेंट में विक्टिम था, इसलिए हॉलिस्टर ने इसे चुना। वो उसकी फैमिली के बारे में पूछ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताती। तब वो खुद ही उसके मन की बातें पढ़ के पता लगा लेता है, और यही है इसकी सुपर पावर। साथ ही हम विकी की सुपर पावर भी देख पाते हैं, जो कि है टेलीकिनेसिस, यानी कि दिमाग से चीजों को हिलाना। रेनबर्ड ने उसे सीधा ऑफर दिया कि शांति से मेरे साथ चलो, जो कि ऑफकोर्स विकी नहीं मानती। दोनों में फाइट शुरू हो गई, और रेनबर्ड का पलड़ा काफी भारी था। कुछ ही देर बाद दोनों बाप बेटी भी वापस आ गए थे, और घर की हालत देखकर एंडी समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो जाता है घर को चेक करने, लेकिन उसके वापस आने तक रेनबर्ड ने चार्ली को पकड़ लिया था। अब कहीं वो रेनबर्ड के दिमाग में ना घुस जाए, इसलिए उसने पहले ही अपनी आंखें छुपाई हुई थी, क्योंकि आंखों में देखे बिना ये कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन असली खतरा एंडी नहीं, बल्कि वो है जिसे इसने पकड़ा है। अपनी मॉम को आसपास ना पाकर उसने पूरे रूम को उबाल दिया। तभी उसकी मॉम की लाश अलमारी से निकलकर गिर जाती है, और उसे मरा हुआ देखकर चार्ली ने रेनबर्ड पर अटैक कर दिया, जिससे घर में आग लग गई। फायर अलार्म बज रहा था, यानी कि पुलिस जल्दी यहाँ आती होगी, इसलिए उनके पास रोने धोने का टाइम भी नहीं था। उन्हें जल्दी वहां से निकलना पड़ा। उधर हॉलिस्टर डॉक्टर वॉनलेस के पास पहुंच गई। इसी ने वो केमिकल इन्वेंट किया था जिसकी वजह से ये सब हो गया, और उसका पछतावा इसे आज तक हो रहा है। वो चाहती है कि ये वापस से उस काम को शुरू कर दे, क्योंकि इन्होंने चार्ली को ढूंढ लिया, लेकिन वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो जानता है कि कंपनी सालों तक उसे एक्सप्लॉइट करेगी, जब तक इनकी खुद की नीड्स पूरी नहीं होती, और इस तरह उसकी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी, जितनी बची है वो। उसने सीधा हॉलिस्टर को वार्निंग दे दी कि उसकी पावर्स के साथ खिलवाड़ मत करो, तुम्हें उनका अंदाजा नहीं है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अपनी पावर का यूज करके वो काफी कुछ कर सकती है, यहाँ तक कि न्यूक्लियर ब्लास्ट भी। और ये सुनकर तो उसका लालच और भी ज्यादा बढ़ गया। डॉक्टर कहता है कि उसे मार दो, वरना वो खुद ही हम सबको मार देगी। इधर एंडी और चार्ली रोड पर वेट कर रहे थे, तभी चार्ली अपनी पावर्स का यूज करके एक ऑब्जेक्ट को गिरा देती है, यानी कि इसके पास इसकी मॉम वाली पावर्स भी मौजूद हैं। घूमते हुए वो पहुंच जाते एक कैट के पास, जिसने उसे पंजा मार दिया, और इससे वो काफी गुस्से में आ गई, और उसने गलती से उस कैट को जला डाला। यही वजह है कि इसकी मॉम चाहती थी कि ये अपनी पावर को यूज करना सीख जाए, जो कि अब एंडी भी समझ गया। वो बिल्ली काफी दर्द में थी, इसलिए एंडी के कहने पर उसने कैट को पूरी तरह जला दिया। अब इस मूवी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस मिसिंग है, जो कि इसकी मॉम की डेथ के बाद आने वाला इमोशनल सीक्वेंस। वो एंगल इसमें है ही नहीं। अपनी मॉम की बॉडी को देखकर ये रोती, या फिर गुस्से में रेनबर्ड को भून देती, भले फिर नया किलर आता। ऐसा कुछ इमोशनल कनेक्ट होना चाहिए था, क्योंकि आखिरी बार जब इनकी बातचीत हुई थी तो इसने अपनी मॉम के हाथ जला दिए थे। तो वो पछतावा और पछतावे वाला गुस्सा गायब है। ये तो हंसती खेलती फिर रही है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। खैर, एक कार वहां से गुजर रही थी, और एंडी उसे रोक कर लिफ्ट मांगता है, लेकिन वो आदमी काफी सवाल जवाब कर रहा था, इसलिए एंडी ने उसे मैनिपुलेट कर दिया। उसके ट्रक में बैठकर वो उसके घर आ गए, जहाँ एंडी थोड़ा रिलैक्स करता है, और चार्ली बाहर चिकन के साथ खेल रही थी। तभी घूमते हुए वो एक विंडो तक पहुंच गई, जिससे देखने पर उसे पता चलता है कि घर में एक बीमार लेडी मौजूद है, जो कि है उस आदमी की वाइफ ऐसी। ये बोल नहीं सकती, लेकिन चार्ली उसे सुन पा रही है, क्योंकि इसके पास भी दिमाग को पढ़ने वाली पावर है, यानी कि रेनबर्ड वाली। वो उस खिड़की के जरिए अंदर आ गई, जिसे देखकर वो आदमी काफी गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि सालों पहले इसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हमारा इकलौता बच्चा भी मारा गया था, तब से इसकी हालत हो गई। अब उसे एहसास हो गया कि वो कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था, इसलिए उनसे माफी मांगकर वो कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रुक सकते हो। रात में एंडी चार्ली को बता रहा था कि एक बार उन बुरे लोगों ने तुम्हें किडनैप कर लिया था, तब अपनी पावर्स का यूज करके इसने चार्ली को ढूंढ लिया था। साथ ही गुस्से में आकर उन दोनों ऑफिसर्स को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया, मैनिपुलेट करके, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं। उनकी भी फैमिलीज थी जो कि इसकी वजह से बर्बाद हो गई, इसलिए ये नहीं चाहता कि चार्ली को भी ये गिल्ट झेलना पड़े। यही वजह है कि ये इसे इन सबसे दूर रखना चाहता था, लेकिन ये कामयाब नहीं हुआ। खैर, अगली सुबह वो आदमी टीवी पर न्यूज देख रहा था, जो कि थी एंडी के बारे में, कि कैसे उसने कुछ सालों पहले 2 ऑफिसर्स को मार दिया था, और अब वो मार कर भागा है अपनी बीवी को। वो अपनी बेटी को किडनैप करके फरार है। एंडी उसे काफी समझाता है कि ये न्यूज फेक है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। एंडी उसे कहता है कि मैंने इसे किडनैप नहीं किया, ना ही अपनी वाइफ को मारा। वो भी काफी कंफ्यूज था, तभी चार्ली ने वहां आकर उसका सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया। वो कहते हैं कि सालों पहले तुम कार में झगड़ रहे थे, जिस वजह से तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और बेटा मारा गया और पत्नी एक जिंदा लाश बन गई थी। तब से तुम घुट घुट के जी रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसी ने तुम्हें माफ कर दिया।
ये सुनकर वो भी समझ गया था कि ये बच्ची खास है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि न्यूज़ देखते इसने पुलिस को फोन कर दिया था जो कि वहाँ पर आ गई। अब उन दोनों को छुपाकर बाहर निकल आया पुलिस को वापस भेजने के लिए। पुलिस को तो उसने समझा दिया, लेकिन एक आदमी है जो कि इतनी आसानी से पागल नहीं बनेगा और वो है रेनबर्ड। कुछ ही सेकंड्स में उसने सभी पुलिस वालों को मार दिया, साथ ही उसके पैरों में भी गोली मार दी ताकि अंदर ना जा पाए। अंदर चार्ली को अनईजी फील हो रहा था क्योंकि उसने रेनबर्ड को सेंस कर लिया। वो सीधा जाकर रेनबर्ड का सामना करती है, लेकिन एंडी ने उसे भगा दिया। अब वो भागेगी और एंडी रेनबर्ड को रोकेगा। उसने काफी अच्छे से रेनबर्ड को मैनिपुलेट कर दिया, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। चार्ली तो निकल गई, लेकिन वो पकड़ा गया और साथ में रेनबर्ड भी, क्योंकि उस कंपनी की टीम वहां पर पहुंच गई। एंडी उनमें से एक को मैनिपुलेट करके उससे गन मांग रहा था, लेकिन उन सबके पास प्रोटेक्शन है, ये उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता। या वो उन दोनों को लेकर बेस पर पहुंच गए, जहां हॉलिस्टर रेनबर्ड पर काफी गुस्सा हो रही थी क्योंकि वो चार्ली को नहीं पकड़ पाया। लेकिन वो कहता है कि वो खुद ब खुद यहाँ पर आएगी क्योंकि उसका डैड यहाँ पर है और वो दोनों ही कनेक्टेड हैं। हॉलिस्टर एंडी को फोर्स कर रही थी ताकि वो चार्ली से कनेक्ट करके उसे यहाँ पर बुला ले, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा। इधर रात भर जंगल में बेहोश रहने के बाद चार्ली की आंखें खुलती हैं और खुलते ही वो अपने डैड को लाने की तैयारी में लग गई थी। वो थोड़ी प्रैक्टिस कर रही थी अपनी पावर्स को ढंग से यूज करने की, जिसमें पहले तो वो कामयाब नहीं होती, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस के बाद वो काफी कुछ समझ गई। अब एंडी ने उससे कांटेक्ट किया, इसलिए वो समझ गई कि वो कहाँ पर है। जंगल से बाहर निकलकर वो रोड पर आगे बढ़ती जा रही थी, तभी 3 लड़कों ने उसे घेर लिया जो कि वहां से गुजर रहे थे। वो उसका मजाक उड़ा रहे थे उसे अजीब बताकर, लेकिन इस बार वो गुस्सा नहीं करती क्योंकि अब वो जानती है कि अजीब तो ये है, वो तो इनसे काफी ऊपर है। उन सभी को मैनिपुलेट करके वो उनका सारा सामान लेकर वहां से निकल गई और जैसा कि आपने देखा, इसके पास इसके डैड की पावर्स भी मौजूद हैं। यही रीजन है कि इतनी ज्यादा खास है उस कंपनी के लिए। कुछ ही देर में वो बेस पर पहुंच गई जहां से ज्यादा सिक्योरिटी मौजूद थी। ऐसे में अपने डैड तक पहुंचना आसान नहीं होगा, लेकिन एक आदमी के पीछे पीछे वो पार्किंग में एंटर हो गई। फोन पर बात करते हुए वो आदमी कार में बैठ गया और फोन काटते उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि चार्ली भी उसकी कार में मौजूद थी। या वो पूरा टेरिफाइड हो गया क्योंकि वो जानता है कि चार्ली कौन है। चार्ली उसका फोन लेकर उससे अपने डैड के बारे में पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बताता। तब वो उससे पूछती है कि अंदर कौन है, तो वो कहता है कि कुछ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, लेकिन गार्ड्स के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। चार्ली के पूछने पर वो कहता है कि मेरे पास कोई गन नहीं है, जबकि वो नीचे से अपनी गन ही पॉइंट कर रहा था। वो चार्ली को शूट करता, इससे पहले चार्ली ने उसे भून दिया। वो इसे हर्ट करना नहीं चाहती थी, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा होशियारी दिखा रहा था, जिसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा क्योंकि होशियारी हर किसी के सामने नहीं चलती। पूरी तरह झुलसने की वजह से वो दर्द से तड़प रहा था, इसलिए एक और ब्लो देकर चार्ली ने उसकी सफरिंग एंड कर दी। अब सबसे छुपते हुए चार्ली आगे बढ़ रही थी, लेकिन इसका उसे कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो सब जानते हैं कि ये यहाँ पर आ गई। उन्होंने जानबूझकर उसका रास्ता क्लियर कर दिया, जिससे कुछ ही देर में वो अपने डैड के पास पहुंच गई और उसके अंदर जाते ही सोल्जर्स ने उसे लॉक कर दिया, यानी अब वो बाहर नहीं जा पाएगी। उसके डैड की हालत खराब थी। वो पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। तब चार्ली कहती है कि आपने तो मुझे बुलाया, लेकिन एंडी ने तो उसे बुलाया नहीं। उसे बुलाया रेनबर्ड ने क्योंकि वो इसके हाथों मरना चाहता है, तभी उसे मोक्ष मिलेगा। अब हॉलिस्टर वहां आकर उसे समझाती है कि तुम्हारे डैड की हालत ठीक नहीं, लेकिन वो तो ऑलरेडी दिख रहा है। चार्ली कहती है कि मेरे डैड के लिए एक डॉक्टर बुला दो, लेकिन वो नहीं बुलाती। वो इसे मार भी नहीं सकती क्योंकि इससे तो उसका डैड भी मारा जाएगा। कुल मिलाकर ये फंस गई। या उसने खुद को ही आग लगा दी, लेकिन आग उसे हर्ट नहीं करती और ये बात हॉलिस्टर भी जानती है। या इसका ये प्लान तो फेल हो गया। अब इससे पहले कि हॉलिस्टर उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा ले, एंडी कहता है कि इस पूरी फैसिलिटी को जला दो, लेकिन चार्ली ऐसा नहीं करेगी क्योंकि इससे वो भी तो मर जाएगा। लेकिन वो जानता है कि यही इकलौता ऑप्शन है, इसलिए एक आखिरी बार उसने अपनी पावर यूज की और वो भी चार्ली पर। उसने पहली बार चार्ली को मैनिपुलेट किया, वो भी खुद को मरवाने के लिए। अब चार्ली के दिमाग में यही था, इसलिए वो अपने डैड को भी जला देती है, साथ में हॉलिस्टर को भी। असली प्रैंक हुआ हॉलिस्टर के साथ, इसने भी गलत जगह होशियारी दिखाई। अब एक खबर मिलते ही पूरी फैसिलिटी में केओस मच गया था क्योंकि कैप्टन का मरना कोई छोटी बात नहीं होती। इसी का फायदा उठाकर रेनबर्ड भी बाहर निकल आया और आते उसने कई गार्ड्स को ढेर कर दिया। इधर गार्ड्स चार्ली के पास पहुंच गए, लेकिन चार्ली ने एक ही झटके में उनके ब्रेन को कंट्रोल करके एक दूसरे को शूट करवा दिया। वो पूरा मेहम मचाती चल रही थी और यहाँ पूरी कैरी वाली फील आ रही है। रास्ते में उसे एक लेडी मिलती है जो कि उसके सामने इनोसेंट होने का नाटक कर रही थी ताकि उसके पीछे खड़ा सोल्जर उसे शूट कर दे, लेकिन चार्ली सब कुछ जानती है। उस सोल्जर के साथ साथ उसने उस लेडी को जलाकर पूरी तरह राख कर दिया क्योंकि हम जानते हैं कि झूठ बोलने वाले लोग इसे पसंद नहीं, भले ही वो उसकी मॉम की ना हो। आगे कुछ और सोल्जर्स उसे मिल गए, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। उन्होंने फायर प्रूफ सूट पहने हुए थे, जिस वजह से आग उन पर काम नहीं कर रही और चार्ली ने कई बार ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से उन्होंने पानी भी स्टार्ट कर दिया। या वो बुरी तरह फंस गई, लेकिन सही टाइम पर वहां आ गया रेनबर्ड, जिसने एक ही झटके में उन सभी सोल्जर्स को मार डाला और कुछ इस तरह इसने चार्ली की जान बचा ली ताकि वो चैन से इसे मार सके। आखिर वो दिन आ गया जिसका वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आज ये फाइनली चैन से मर पाएगा, लेकिन चार्ली ने उसे मारने के बजाय उसे माफ कर दिया। उसे वहीं पर छोड़कर वो बाहर आ गई और उसने पूरी फैसिलिटी ब्लास्ट कर दी, जैसा कि उसके डैड ने कहा था।
थोड़ी आगे जाते ही वो गिर पड़ी क्योंकि आज का दिन इसके लिए आसान नहीं था। एक दिन में इतना सब हो गया कि इसके माँ बाप भी नहीं बचे और ये बेघर भी हो गई। अब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए और क्या करे। वो एकदम अकेली पड़ गई थी। तभी वहाँ आता है रेनबर्ड जो उसका साथ देने के लिए तैयार है। वो भी उसका हाथ पकड़ लेती है और अब ये इसके डैड का रोल निभाएगा। ये इसे ट्रेन करेगा और इसे हर एक मुसीबत से बचाकर ये पापों का प्रायश्चित करेगा। इसी के साथ ये मूवी एंड हो गई। तो मूवी काफी ज्यादा वीक है। इसमें बहुत कुछ खास या वाव फैक्टर नहीं है, जबकि एक हाई बजट मूवी है। और सबसे बड़ा सवाल जो मेरे मन में आ रहा है वो ये कि इसे आर रेटेड क्यों रखा। इसमें कुछ भी ऐसा है ही नहीं, ना तो बहुत ज्यादा गोर या ब्लड या वायलेंस, जबकि PG-13 वाली मूवीज में इससे ज्यादा देखने को मिल रहा है। जेसन ब्लम बहुत समझदार है, उन्हें मेरी राय की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फैसला एकदम गलत साबित होगा। अगर PG-13 होती तो ये ज्यादा कमाई कर पाती, लेकिन फिलहाल तो ये फ्लॉप रहेगी। ये बात वो भी जानते थे, इसलिए थिएटर के साथ साथ OTT पर भी रिलीज हुई। अगर आप चाहते हो कि मैं इसे ओरिजिनल से कंपेयर करूं तो इसकी कोई कंपैरिजन है ही नहीं। उसमें ड्रू बैरीमोर की जो परफॉर्मेंस है वो लेवल बेस्ट है। एग्जांपल के तौर पर आप पोस्टर्स ही देख लो। ड्रू के चेहरे पर अलग ही मासूमियत है, लेकिन बेचारी वाली नहीं, बल्कि उनकी आंखें कह रही हैं कि मुझसे डर के रहो। जबकि अगर हम ये पोस्टर देखें तो रैन यहाँ पर गुस्से में है और ये आपको डरा रही है, लेकिन डरने के बजाय आप क्रिंज करोगे। पोस्टर से ही काफी कुछ साफ है, तो मूवी कंपैरिजन कभी बाद में, चाहे जब ओरिजिनल वाली वीडियो आएगी तब। फिलहाल आप ये जान लो कि इस फ्रेंचाइज में सिर्फ ये 2 मूवीज नहीं है, बल्कि एक मिनी सीरीज भी है जिसका नाम है फायरस्टार्टर रिकेंडल। ये ओरिजिनल का सीक्वल है। अब अगर आप सोच रहे हो कि फ्रेंचाइज यहीं पर खत्म हो जाएगी तो ऐसा नहीं है। कीथ थॉमस ने कहा था कि आगे हम इसका सीक्वल, प्रीक्वल या स्पिन ऑफ भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी तो यही सलाह होगी कि इस रीबूट को यहीं पर छोड़ दो। लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा, और अगर बनाना भी है तो PG-13 बनाना, ताकि बड़ी ऑडियंस देख पाए और पैसा पूरा कर सके। अब ऐसे एक कॉन्सेप्ट ने स्टीफन किंग को बड़ा ब्रेक दिलाया था और वो थी कैरी। यही सब साइकिक पावर्स वाला कॉन्सेप्ट और आखिर में बड़ा मेहम, जो कि सेम इसमें भी है। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका म्यूजिक दिया जॉन कारपेंटर ने, जिन्हें आप सब जानते हो, लेकिन जो बात आप नहीं जानते वो ये कि ओरिजिनल फायरस्टार्टर को जॉन कारपेंटर ही डायरेक्ट करने वाले थे, लेकिन एंड टाइम पर स्टूडियो ने उन्हें फायर कर दिया क्योंकि उनकी मूवी द थिंग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। जबकि अगर आप खुद देखोगे तो द थिंग जैसी मूवी आज तक बनी नहीं। खैर, फायरस्टार्टर के बजाय जॉन ने एक दूसरी स्टीफन किंग अडेप्टेशन डायरेक्ट की, जो कि थी क्रिस्टीन, जिसने फायरस्टार्टर से भी ज्यादा कमाई की। ब्रायन कियारा आर्मस्ट्रॉन्ग पहले एक और स्टीफन किंग अडेप्टेशन में नजर आई थी, जो कि थी इट चैप्टर 2। पहले से डायरेक्ट करने वाले थे अकीवा गोल्ड्समैन और फती एकिन। ये मार्था दे लॉरेंटिस की आखिरी फिल्म थी एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, और एज अ प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म थी ओरिजिनल फायरस्टार्टर। 4 दिसंबर 2021 को उनकी डेथ हो गई। तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर करना, और साथ ही कमेंट करके बताओ कि आपकी क्या राय है इस मूवी के बारे में, आपको ये कैसी लगी, और अगर आपने ओरिजिनल देखी है तो उसके बारे में भी राय जरूर देना। और अगर आप चाहते हो कि ओरिजिनल वाली वीडियो जल्दी आए तो वो भी कमेंट कर सकते हो। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आपको हीट अप कर दे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।